हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखो बेटा, आज हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पे एनिमल किंगडम का जो पूरा इंट्रोडक्शन है, जहां पे हमने पूरा सिमेट्री के बारे में, नोटोकॉर्ड्स, लार्वल स्टेज सब के बारे में डिस्कस कर रखा है। और पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा तीनों फाइलम अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये जो आप लेक्चर 7 देख रहे हैं वो इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को किया है और हर एक फाइलम को हमने एक वीडियो में अपलोड किया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है ना। मतलब लेक्चर लंबा हो गया, क्लासेस लंबे हो गए। हमने लगातार आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला कि लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो, इसलिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस के ऊपर, ठीक है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है प्लैटीहेल्मिन्थेस, देखते हैं। अभी क्या है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में आप एक बात ऐसे समझो, आप सोचो ना कि प्लैटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है। ये मिन्थिस वर्ड जहां भी आएगा, ये मिन्थिस वर्ड जहां भी आएगा बेटा, इसका मतलब ही होता है वॉर्म, है ना। वॉर्म लाइक आप कह सकते हैं, कीड़ा के जैसा। और ये जो प्लैटी है, प्लैटी का मतलब हो गया फ्लैट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ फ्लैट जैसा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे अच्छे से तो क्या पता चलेगा हमको कि ये जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, इसके जितने भी मेंबर हैं वो कैसे हो गए, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। मतलब डॉर्सो का मतलब पीछे, ये डॉर्सल हो गया, ये डॉर्सल पार्ट हो गया बेटा, और ये वेंट्रल हो गया। अगर हम डॉर्सल और वेंट्रल दोनों को ऐसे चपटा कर दें तो इसी को बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रली और फ्लैट, तो हो ही जाएगा यार। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते इसके सारे मेंबर, ठीक है। अब दूसरे बात पे आते हैं हम लोग। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, एक तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गया। अगर हम दूसरी बात करें तो इसके जो मेंबर हैं, अब एकदम गौर से समझना, सब सारे के सारे लगभग इंडो पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है। मोस्ट ऑफ देम आर इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट है, ठीक है। इंडो पैरासाइट का मतलब क्या हो गया। अब देखो दो तरह के पैरासाइट है, एक एक्टो है और एक इंडो है। हालांकि एक्टो तो यहां पे है नहीं, बट आपको देखो यहां पे एक हो गया बेटा एक्टो पैरासाइट, एक हो गया क्या एक्टो पैरासाइट, और दूसरा कौन सा हो गया जल्दी बताओ बेटा, दूसरा हो गया इंडो पैरासाइट। अब आप ध्यान दो यहां पे, एक्टो का मतलब क्या हो गया, जो बॉडी के बाहर से डिपेंड हो, है ना। जैसे मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो क्या हमारे बॉडी के बाहर से डिपेंड होता है। लाइस, ढील ढील माथा में, वो भी बॉडी के बाहर से डिपेंडेंट होता है। तो लीच बॉडी के बाहर से डिपेंडेंट होता है। तो जो बॉडी के बाहर से अपने होस्ट पे डिपेंडेंट हो उसको हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। और जो बॉडी के अंदर डिपेंडेंट हो, मतलब हमारे बॉडी के अंदर चले जाए वो और हमारे इंटेस्टाइन में जाके बैठे, वहां से हम मजे में खाना खाए, खर्च करें हम मजे में खाना खाए, वो उसको इंडो पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर है ना। तो एक्टो पता चल गया किसको बोले, इंडो पता चल गया किसको बोले हम लोग। इसका डेफिनेशन हमने नहीं लिखा है क्योंकि यार ये नोन है, आप सुन के लिख लो, ठीक है। आप ध्यान से सुन के लिख लो कि एक्टो पैरासाइट का मतलब हो गया कि वैसे पैरासाइट जो अपने होस्ट पर डिपेंडेंट हैं, कहां से, बॉडी के बाहर से, डिपेंडेंट ऑन होस्ट फ्रॉम आउटसाइड दी बॉडी। और यार सिंपल बात है, क्यों डिपेंडेंट होगा यार, भोजन के लिए, ओनली एंड ओनली एक ही पर्पस है। दूसरा है इंडो पैरासाइट, इंडो का मतलब हो गया कि जो बॉडी के अंदर से हो, तो वैसा पैरासाइट जो कहां से डिपेंडेंट होगा, बॉडी के अंदर से, तो ये क्या हो गया बेटा, इंडो पैरासाइट हो गया। क्लियर है। तो इसके ज्यादातर मेंबर क्या है, इंडो पैरासाइट है। अब आओ आगे चलते हैं हम लोग। ये ज्यादातर मेंबर इंडो पैरासाइट हैं। फिगर भी दिखाएंगे, फिगर एनसीईआरटी में भी दिया है ना, ध्यान से देखना बेटा, मिल जाएगा। इंडो पैरासाइट का क्या मतलब हुआ, ये तो पता चल गया ना, ठीक है। अब समझो, मोस्ट ऑफ देम आर इंडो पैरासाइट। दूसरा पॉइंट पे आते हम लोग। कहता है आपके एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल दे रखा है ना। कौन कौन दे रखा है बेटा, एक दे रखा है कॉन्टिनिया सोलियम और एक दे रखा लिवर फ्लूक, 2 एग्जांपल है। अब दोनों के बारे में समझना, हालांकि फिगर भी हमने डाला है अपनी पीपीटी में, बाकी आपको तो एनसीईआरटी बुक में है सेम टू सेम। तो कह रहा है इस दोनों में अगर आप गौर करेंगे
तो कहता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं, हुक एंड सकर आर प्रेजेंट। अब देखना दोनों का काम क्या है, हुक, हुक नाम से ही पता चला हुक है यार, ये क्या करेगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को फंसा लेगा और सकर की मदद से ये हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन को सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, हुक एंड सकर आर प्रेजेंट विच help them to attach itself। ऐसे नहीं, रुक जाओ बेटा, ऐसे लिख देते हैं हम आपको। देखो यहां पे आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं, यहां तक ठीक है। अब देखो थोड़ा आसान कर रहे हैं। हुक का काम क्या है, हुक का काम क्या है, इट हेल्प्स टू अटैच इटसेल्फ या अटैच देम इन इंटेस्टाइन। कहां पे हेल्प करेगा बेटा, इंटेस्टाइन में हेल्प करेगा। अगर हम सकर की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, इट हेल्प टू सक और एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आया? हुक का काम पता चल गया, सकर का भी काम पता चल गया। तो एक अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, सक करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से दोनों का काम चल रहा है। अब एक मन में सवाल आता है कि सर आखिर ये हमारे बॉडी के अंदर जाता कैसे है ना? तो देखो अभी आपको बताते हैं कैसे जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। फिलहाल ये देखो टीनिया सोलियम हो गया बेटा, ये क्या हो गया, फैसियोला हेपेटिका। इसी को हम लीवर फ्लूक बोलते हैं, इसी को टेपवर्म बोलते हैं हम लोग, इसी को हम क्या बोल देंगे, टेपवर्म। और इसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, लीवर फ्लूक। क्लियर है? अब देखो यहां पे कह रहा है, पहला बात ये जाता कैसा, बड़ा मजेदार किस्सा है। कहता है कभी भी आदमी को ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जो अनवॉश्ड हो। ठीक है? अभी क्या हुआ, मान लो कि क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये बहुत सारा ना बेटा यहाँ पे घास है। अभी घास के लिए हम ग्रीन वाला चुनते हैं। ठीक है? ये देखो ये पूरा ग्रास, ये पूरा क्या भरा हुआ है, ग्रास। ये पूरा ग्रास भरा हुआ है बेटा। ये पूरा ग्रास है। अब आप ऐसे सोचो कि इस ग्रास पर ये एक वॉर्म आया, मान लो कि टीनिया सोलियम आ गया। ये टीनिया सोलियम यहां पे आया और टीनिया सोलियम यहां पे आके अपने एग को दे दिया। ये क्या है, एग है। टीनिया सोलियम का ये एग है। टीनिया सोलियम या लीवर फ्लूक या ऐसे जो भी वॉर्म है वो अंडे उसी जगह देते हैं जहां पे मॉइस्चर हो, नमी हो। ठीक है? अब यहां पर इन्होंने क्या किया, एग दे दिया। अब इस एग से क्या निकलेगा बेटा, लार्वा निकलेगा। तो ये देखो लार्वा बना, ये लार्वा स्टेज है। अब क्या हुआ कि अगर कोई शाकाहारी जानवर, जैसे सुअर हो गया, सुअर भी खाता रहता कुछ कुछ, या बकरी हो गया, है ना, ये सब क्या हुआ, ये स्नेल हो गया, ये सब जब इस घास के ऊपर आएगा, कुछ तो ऐसे एनिमल है जो ग्रास ईटर्स है, या कुछ ऐसे एनिमल है, तो उनके बॉडी में माउथ के द्वारा ये कहां चला जाएगा, उसके बॉडी में। मान लो ये लार्वा कहां चला गया, ये लार्वा चला गया सिप के बॉडी के अंदर चला गया, या गोट के बॉडी के अंदर चला गया, या स्नेल के बॉडी के अंदर चला गया, है ना, चला गया। एनी हाउ खाने के क्रम में घास को खा रहा होगा तो चला गया, है ना, या फिर कुछ कर रहा होगा, चला गया। और जब चला गया, अब क्या होगा कि मान लो कोई ह्यूमन है, वो ह्यूमन इस मीट को खा रहा है, मान लो इस बकरी के मीट को खा रहा है। इसलिए कहा जाता है कभी भी बकरी के या किसी भी मीट को कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर थोड़ा भी कच्चा रह गया वो, तो ये लार्वा मरता ही नहीं है, और ये इस मीट के द्वारा ये लार्वा चला जाएगा आदमी के बॉडी में। कहां चला गया, आदमी के बॉडी में चला गया। अब ये पहुंच जाएगा उसके इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अगर आपको इंटेस्टाइन का फिगर याद होगा
तो इस तरह से बेटा ड्यूडेनम था और ये ऐसे करके जेजेनम है। अब क्या होता है कि जहां पर आपका भोजन ग्लूकोज आपके ब्लड में जा रहा होगा वहीं पर ये जाके बैठ जाएगा और वहां आपके बॉडी के अंदर से ये भोजन को खाता रहेगा, चूसता रहेगा भोजन को, जिसके कारण आपके शरीर में तो कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। ये जो वर्म है ये आपके बॉडी में कैसे पहुंचा आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपके पेट में हमेशा दर्द होगा, आप जो खाना खाएंगे उसका कोई फायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि वो सारा फायदा तो ये लेके चला जा रहा है। क्लियर हुआ ना? इसलिए कहा जाता है कभी भी अगर कोई मीट हल्का कच्चा रह गया उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं है कि उस बकरी ने जहां पे घास पे जहां खाया वहां पर इस तरह के लार्वल स्टेज थे कि नहीं थे, हमने तो देखा नहीं। और जब मीट पूरा पक जाता है ना तो वो लार्वा मर जाता है, तो अगर आपने खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर हल्का भी कच्चा रह गया तो ये आपके पेट में जाएगा और बहुत सारा डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो पहला तो आपको हमने बता दिया कैसे करेगा। तो ये इस तरह से बॉडी में पहुंच जाता है। क्लियर है? ठीक, अब समझो अभी क्या है, अब यहां पे आता है। अब क्या कह रहा है, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स किसमें हेल्प करेगा? हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हुआ वाटर बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना? वाटर बैलेंस। तो ऑस्मोरेगुलेशन वाटर बैलेंस करेगा। इसके बाद फ्लेम सेल्स पाया गया, और फ्लेम सेल्स का काम क्या था? तो फ्लेम सेल्स का काम था कि इसके अंदर जितने भी वेस्ट बन रहे हैं, अमोनिया जैसा कोई भी कचरा बन रहा है, उन सारे अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट कर देगा उसे बॉडी के बाहर, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर रहा तो बेटा वो पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया? चलो अब देखो यहां पे अब देखिए यहां पे अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में आपको एक बात पता चलेगा। यहां पे देखो, यहां पे बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है? आपको शक्कर। यहां पे क्या प्रेजेंट है? शक्कर। और इसी शक्कर की मदद से क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। दूसरा पाएंगे यहां पे ये एक्सक्रीटरी पोर है ना, फ्लेम सेल्स, जहां से ये एक्सक्रीट आउट कर देगा। ये माउथ हो गया। यहां देखो, यहां भी शक्कर प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है ना? ये तो बेटा जेनाइटल पोर हो गया। अभी बताएंगे आपको जेनाइटल पोर का काम क्या होता है। तो इसके पास शक्कर होता है जिससे ये सक करेगा, और हुक प्रेजेंट होगा। हुक की मदद से ये अपने आप को दूसरे एनिमल में क्या करेगा? फंसा लेगा। ठीक है, चलो लिख लीजिए इसको। इधर भी है ना? अब आते हैं तो फ्लेम सेल्स का काम पता चल गया क्या है। फ्लेम सेल्स कर क्या रहा है? तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, और किसको मेंटेन कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ये वाटर बैलेंस करने का काम करता है। क्लियर है? चलो अब देखिए, अब कह रहा है अगर हम आगे बढ़े तो हम सीधे पहुंचेंगे इसके रिप्रोडक्शन वाली बात पे। जहां तक आपने जेनाइटल पोर को देखा, तो जेनाइटल पोर क्या है ना, पोर का मतलब छिद्र होता है। ठीक है, जहां से गैमेट्स का एक्सचेंजिंग होगा। ठीक है ना? तो आप अगर एनसीईआरटी बुक को निकालेंगे तो उसमें एक साफ साफ लाइन लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? पहला बात फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम लोग, और किसके बारे में देखेंगे? डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे एक मैं आपको भी जस्ट दिखा रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं तुरंत तुरंत। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी अरेंज करके रखा है। बच्चे लोग बोलते हैं यार सर क्वेश्चंस कुछ दे दो भाई, मैंने कहा रुक जा यार, क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। क्वेश्चन,
एक मिनट बेटा, पहले आपको मैं क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन कर लो फटाक से। Flame cells are present in liver fluke, Euspongia, Hirudinaria, बोथ ए एंड बी। जल्दी से देखो बेटा, और जल्दी से देख के बताऊंगा फटाक से, क्या लग रहा है आपको? जल्दी, नहीं मिला? चल ठीक है यार, क्या है इसका आंसर? हाँ, लीवर फ्लूक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बेटा, एक मिनट देख रहे हो बेटा। याद रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? सारे का ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से फटाक से देखो। In which phylum suckers are present? एस्केलमिंथिस। अब क्योंकि ये मिलता जुलता वर्ड है, ध्यान देना, बार बार गलती होती ही होती है। आप देखोगे क्वेश्चन लगेगा वाह यार कितना आसान है, क्योंकि अभी अभी आपने तुरंत पढ़ रखा है। टीनोफोरा। अब जब इस तरह का ऑप्शन आएगा ना तो एकदम कंफ्यूजन हो ही जाता है। एनालिडा। जल्दी से देख के बताओ कौन सा होगा। ठीक है, कह रहा है कि कौन से फाइलम में सकर्स प्रेजेंट है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सकर्स है बेटा वो सॉरी सकर्स किसमें प्रेजेंट है? सकर्स प्रेजेंट है आपका प्लैटीहेलमिन्थिस में। किसमें प्रेजेंट है? अभी हमने बताया प्लैटीहेलमिन्थिस का मतलब क्या हो गया? फ्लैट, और मिन्थिस का मतलब वॉर्म। तो इसी में क्या प्रेजेंट है आपको? वो प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो फ्लेम सेल्स के बारे में पता चल गया। दूसरा देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है यहां पे, अब टॉपिक पे आते हैं, एक टॉपिक थोड़ा सा देख लेते बेटा, फिर क्वेश्चन करेंगे। यहां पे कह रहा है फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन है बताओ जल्दी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और कहता है डेवलपमेंट के बारे में, तो कैसा डेवलपमेंट हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन विथ, यहां पे नीचे लिख देते हैं हम आपको। याद रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार होते रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कैसा हो गया बेटा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। दूसरा कहता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और बहुत सारे लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ मिनी लार्वल स्टेज क्या प्रेजेंट है? मिनी लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल आपके सामने है, दो एग्जाम्पल आपने अभी अभी देखा। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। एक टेपवॉर्म, दूसरा हो गया फेसियोला हेपेटिका। आप याद रखना टीनिया सोलियम, हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ टीनिया लिख के रखा है। टीनिया सोलियम जिसका दूसरा नाम टेपवॉर्म है, और फेसियोला हेपेटिका जिसका दूसरा नाम लीवर फ्लूक है। और हमने क्या देखा? इसके पास बेटा ये एक्सक्रीटरी पोर है। बार बार ध्यान देना,
एक्सक्रीटरी पोड है, ये एक्सक्रीटरी पोड है। एक्सक्रीटरी पोड का काम क्या होता है, यहीं से ये सारे वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करेगा, अमोनिया जैसे चीजों को, ठीक है। और ये सकर्स हो गया, जहां से ये फूड को क्या करेगा, सक करेगा। हमने लिख भी रखा है यहाँ पे सकर्स के बारे में, आप बार बार यूट्यूब पे पीछे जाके देख लेना, सकर के बारे में लिखा है, सकर का काम क्या है, हुक के बारे में लिख के रखा है, हुक का काम क्या है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये पूरा क्लियर हो गया ना बेटा? चलो ठीक है। अब क्या है ना, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट फाइलम का डालेंगे, एस्केलेमेंथिस का, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।